चलिए आज थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं कि क्वांटम संख्याएं या फिर क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं और जान लेते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। फिर अगले लेक्चर से इनके बारे में विस्तार से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोग ये बात तो कर ही चुके हैं कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको सॉल्व करके तीन कांस्टेंट्स प्राप्त होते हैं या तीन नियतांकों की प्राप्ति होती है जिन्हें हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। उनमें से ये तीन तो हम लोग जान चुके थे। कौन कौन से? मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि जिसको किससे प्रदर्शित किया जाता था? n से, स्मॉल n से। ठीक है, दिगंशी क्वांटम संख्या जिसको किससे प्रदर्शित किया जाता था? इसको किया जाता था l से, स्मॉल l से। ठीक है, और चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? m और इसके साथ में एक स्मॉल l से। ठीक है, नया यहाँ पर नजर आ रहा है प्रचक्रण क्वांटम संख्या जिसे बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, और इसको प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल s से। ठीक है, तो ये चार होते हैं क्वांटम संख्याएं या फिर क्वांटम नंबर्स। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको इन्हीं की वैल्यूज याद करनी होगी। ठीक है, दूसरी बात इसमें एक चीज और है कि क्वांटम संख्याओं या फिर क्वांटम नंबर्स के बारे में हमें बात करने की जरूरत क्यों है, क्यों हमें मालूम होना चाहिए या फिर इनका क्या महत्व है। तो किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनको पूर्णतया निर्दिष्ट करती हैं क्वांटम संख्याएं या फिर क्वांटम नंबर। या फिर हम लोग यूं बोल सकते हैं कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण पता बताती हैं या फिर उनके बारे में हर एक जानकारी देती हैं, हर एक इंफॉर्मेशन देती हैं, वो होती हैं क्वांटम संख्याएं या फिर क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से पूर्ण पता बताने का क्या मतलब है इलेक्ट्रॉनों का? इसका ये मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर यानी कि ऊर्जा के बारे में बताती हैं, उनकी आकृति यानी कि शेप्स के बारे में बताती हैं। ठीक है, उनके अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशन के बारे में कि वे किस तरीके से क्या हैं, सुव्यवस्थित हैं किसी कक्षक में या फिर किसी कक्षा में, ये भी क्या बताती हैं? क्वांटम संख्याओं के थ्रू ही हमको मालूम पड़ता है। साथ ही साथ वे क्या बताती हैं? स्पिन यानी कि चक्रण, कि इलेक्ट्रॉनों का चक्रण किस प्रकार से है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ये सब जानकारियां कौन देती हैं? क्वांटम संख्याएं, ये चारों क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो क्वांटम संख्याएं हैं उनको चार संख्याओं के एक ऐसे समुच्चय या फिर सेट्स के रूप में हम लोग अभिव्यक्त करते हैं जो परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी देती है, अर्थात उनकी एनर्जी के बारे में, उनकी शेप्स के बारे में, ओरिएंटेशंस के बारे में और स्पिन के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रदान करती है। ठीक है, अब जो ये क्वांटम नंबर्स हैं यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और प्रचक्रण क्वांटम संख्या यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर, इनके बारे में हम एक एक करके अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप इतना अच्छे से पढ़ लीजिए। तो चलिए क्वांटम नंबर्स में जो पहला क्वांटम नंबर है या फिर पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोला जाता है और स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो देखिए जो ये मुख्य क्वांटम संख्या है इसे दिया गया था बोर के द्वारा। ठीक है, और इसे स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है, ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में आगे जानते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या होती क्या है और इसकी जरूरत क्या होती है। ठीक है, तो जो ये मुख्य क्वांटम संख्या होती है ये इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को निर्धारित करती है, अर्थात कौन से ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन है उसके माध्यम से क्या पता चलता है, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी ज्ञात की जा सकती है। और साथ ही साथ किसी निश्चित कोश में यानी कि ऑर्बिट में, जिनके बारे में हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे बोर के परमाणु मॉडल में, है ना, तो ऐसे निश्चित कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी कितनी होगी, यह भी ये वाली क्वांटम संख्या इसका भी बोध कराती है। तो देखिए कैसे, अगर ये है नाभिक किसी परमाणु का, ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं, जो आपको ये वृत्ताकार सी कक्षाएं नजर आ रही हैं, ये क्या है? ये है कोश। ठीक है, तो इन कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर के माध्यम से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ही तो लिखते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो गया 1, 2,
3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। या फिर हम लोग इनको क्या लिखते थे, के कक्षक, एल कक्षक, ठीक है, ये थर्ड वाला होता है एम कक्षक एंड इसके बाद एन, ठीक है, इस तरीके से आते हैं। और ये वाला कौन सा था, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही करके इन कक्षों की या फिर कोशों की संख्या निर्धारित होती है। तो हमें यहाँ से एक बात समझ में आई कि जो ये n होते हैं ये होता है एक धनात्मक पूर्णांक या फिर जिन्हें हम मुख्य ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं और इसी को हम मुख्य क्वांटम संख्या के रूप में भी निरूपित करते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू धनात्मक पूर्णांक के रूप में होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, और इनफाइनाइट तक जितने भी इसमें क्या हो सकती हैं, कक्षाएं या फिर कोश हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमें इसमें एक चीज ये भी याद रखनी है कि मुख्य ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह 2n² होती है। यानी कि अगर हम n इक्वल्स टू 1 वाले कोश की बात करें या फिर ऊर्जा स्तर की बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे या इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 1 की घात 2, यानी कि कितने हो गए, 2 गुणा 1, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। वैसे ही ज्ञात कीजिए n इक्वल्स टू 2 वाले ऊर्जा स्तर के लिए, इसके लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे या इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 गुणा n की जगह पर 2 रख लीजिए, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 गुणा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो यानी कि जो n इक्वल्स टू 2 वाला कोश है यानी कि L कोश, ठीक है, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं, 8। और पहले वाले कोश में जिसमें n इक्वल्स टू 1 होता है या फिर K कोश जिसको हम बोलते हैं या फिर n इक्वल्स टू 1 वाला ऊर्जा स्तर जिसको हम बोलते हैं, वहां पर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये सारी ही बातें आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हैं, ठीक है। और वैसे ही m कक्षा के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। तो m कक्षा में या फिर कोश में जहां पर n इक्वल्स टू 3 हो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो जाएगी, तो ज्ञात कीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 2n²। तो यहाँ पर 2 इंटू n की जगह पर कितना आ जाएगा, 3, 3 की घात 2। यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 3 3 जा 9 यानी कि 18, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन m कक्षा में या फिर m कोश में या फिर n इक्वल्स टू 3 वाले ऊर्जा स्तर में रह सकते हैं। और इसी प्रकार से आप आगे के कोशों के लिए जिसमें n इक्वल्स टू 4 वाली वैल्यू हो, n इक्वल्स टू 5 वाली वैल्यू हो, इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं कि किसी ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। अब एक और बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि मुख्य ऊर्जा स्तर में जो अधिकतम कक्षक होने चाहिए यानी कि ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना अधिकतम होती है, ठीक है। तो वह मुख्य ऊर्जा स्तर के साथ में ये संबंध रखेंगे कि उनको हम n² के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग n इक्वल्स टू 1 वाले कोश की बात करें, यानी कि कौन से कोश की, K कोश की बात करें, तो यहाँ पर जो अधिकतम कक्षक होंगे यानी कि ऑर्बिटल्स होंगे वे कितने हो जाएंगे, n² कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर यानी कि एक अधिकतम एक कक्षक होगा। n इक्वल्स टू 2 वाले ऊर्जा स्तर के लिए यानी कि L कोश के लिए, तो यहाँ पर n² कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, है ना। तो इसका मतलब है जो n इक्वल्स टू 2 वाला ऊर्जा स्तर है उसके लिए अधिकतम कक्षकों की संख्या 4 हो सकती है। अभी जो हमने 2n² का यूज किया था वो किस लिए किया था, वो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है। और जो n² का यूज कर रहे हैं वह किसके लिए कर रहे हैं, अधिकतम कक्षकों की संख्या ज्ञात करने के लिए। और इसी प्रकार से आप अन्य ऊर्जा स्तरों में भी अधिकतम कक्षकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स के माध्यम से आप लोग ये समझे कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है या फिर मुख्य क्वांटम संख्या होती है वह इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस प्रकार से निर्धारित करती है। तो देखिए जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसके बढ़ने के साथ ही जो कक्षा का आकार है, देखिए इस वाले में कक्षा का आकार देखिए छोटा होगा, ये वाले में कक्षा का आकार थोड़ा बड़ा हो गया, इसके बाद जाते जाएंगे तो कक्षा का आकार और बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसके बढ़ने के साथ साथ कक्षा का आकार बढ़ता है और कक्षा का आकार बढ़ेगा तो जो नाभिक से दूरी होगी इलेक्ट्रॉन की वह भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी,
ठीक है। और नाभिक से जो इलेक्ट्रॉनों की दूरी बढ़ जाएगी, तो इसका क्या मतलब है कि एक जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, ऋणावेश है, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो और धनावेश यहाँ पर है नाभिक में, तो इसका मतलब है कि ये बहुत पास पास हैं, ठीक है, तो इनको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो या इससे भी किसी दूर वाले कक्षा में या कोश में स्थित हो, तो तब जो वो ऋणावेशित चार्ज उस पर है वो धनावेशित चार्ज की तरफ आकर्षित होना चाहता है, ठीक है, उसके साथ में बंधा रहना चाहता है, लेकिन वो दूर है, तो इसका मतलब है उसको चाहिए बहुत ज्यादा एनर्जी, यानी कि ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होगी। तो इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे जो कक्षक की ऊर्जा होती है वह भी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। और ये 2 पॉइंट्स इससे हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो आप समझ गए मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है और इसे बताया गया था बोर के द्वारा। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो दूसरी क्वांटम संख्या है, दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसे बोला जाता है एजीमुथल या सब्सिडियरी या एंगुलर क्वांटम नंबर, और जिसे स्मॉल l से शो किया जाता है, उसके बारे में। तब तक इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। आज हम बात करेंगे दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसको बोला जाता है कक्षक कोणीय संवेग क्वांटम संख्या या फिर ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर। इसी को बोला जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसी को बोला जाता है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या फिर जिसे आपकी बुक में बॉम क्वांटम संख्या भी दिया गया है, ठीक है, और इसे स्मॉल l से शो किया जाता है। इसकी सहायता से हम ज्ञात करते हैं कि जो कोई भी मुख्य कोश है जहां पर हम n = 1, 2, 3 की वैल्यूज देख रहे थे ना, ऊर्जा स्तर, तो उसके लिए जो l होता है यानी कि दिगंशी क्वांटम संख्या होती है, उसके उपकोशों या फिर उप स्तरों की संख्या या फिर मानों को देखिए क्या बोला जाता है या फिर क्या होता है। जो कोई भी कोश होता है ना, जिसमें हम n = 1, 2, 3 ऊर्जा स्तर करके देख रहे थे, या K, L, M, N कोश, ठीक है, इनमें एक या अधिक उपकोश या फिर क्या हो सकते हैं, उप स्तर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे ही नोट करते जाएंगे। तो एक कोश में या प्रत्येक कोश में एक या अधिक क्या हो सकते हैं, उपकोश, जिन्हें बोला जाता है सब शेल्स या फिर उप स्तर यानी कि सब लेवल्स। तो ये बताया जाता है कि किसी मुख्य कोश में उपकोशों की संख्या यानी कि सब शेल्स की जो संख्या है या नंबर है वह n के ही जितना होगा, n के बराबर होगा। ध्यान रखिए यहाँ पर उपकोशों की संख्या की बात हो रही है, वैल्यू की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर n का मान है 1, ठीक है, तो उसके लिए जो उपकोशों की संख्या है वह क्या हो जाएगी, वह भी होनी चाहिए एक ही उपकोश होना चाहिए n = 1 के मान के लिए, ठीक है। और वह क्या होता है ये भी देख लीजिए। तो n = 1 के लिए जो l की वैल्यू होती है वह होती है 0, क्योंकि जो l की वैल्यूज होती है ना वो 0 से लेकर n-1 तक उसका मान हो सकता है। तो इस बात को हम लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है कि l की वैल्यूज या l के मान कैसे ज्ञात होंगे, 0 से लेके n-1 तक सारे ही मान क्या कहलाएंगे, l के मान कहलाएंगे, ठीक है। तो देखिए एक और उदाहरण लेते हैं। अगर हम n = 2 के लिए उपकोशों की बात करें तो उपकोशों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कितना है, n का मान 2 है, तो यहाँ पर भी उपकोशों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। तो 2 उपकोशों की संख्या होने का क्या मतलब है, जो यहाँ पर l की वैल्यू है वह कितनी हो जाएगी, l की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 0, एक तो 0 ही होगी, ठीक है। दूसरी n-1, n का मान कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2-1 यानी कि 1, समझ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए अब आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर n = 3, ठीक है, तो यहाँ पर जो उपकोशों की संख्या होगी वह कितनी होगी, जितना n का मान है, यानी कि 3 ही तो मान है, ठीक है। तो 3 यहाँ पर उपकोशों की या सब शेल्स की या सब लेवल्स की संख्या होगी। तो इसका मतलब है जो दिगंशी क्वांटम संख्या है यानी कि l, उसका मान यहाँ पर कितना आ जाएगा n = 3 के लिए,
ये हो जाएगा l इक्वल्स टू 0 तो होगा ही होगा, ठीक है। n-1 तक जितने भी नंबर्स होंगे सब, n-1 का मतलब क्या है, 3 - 1 यानी कि 2, ठीक है। और 2 और 0 के बीच में क्या आता है, 1 यानी कि 0 1 2, ठीक है। तो l की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 0 1 2, किसके लिए, n इक्वल्स टू 3 वाले ऊर्जा स्तर के लिए। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो देखिए इसको एक बार साफ साफ तरीके से, साफ साफ पेज में अच्छे से समझते हैं। देखिए अगर n इक्वल्स टू 1 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये n क्या शो कर रहा है, ये मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो कर रहा है, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 1 का मतलब कौन सा कोश की हम बात कर रहे हैं, k कोश की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो l के मान होंगे वह कितने होंगे, जितना n के नंबर है उतना ही उपकोशों की संख्या होगी, यानी कि जो l का मान होगा वह 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर n-1 तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर कितने उपकोश हैं, एक ही उपकोश है, ठीक है। दूसरे वाले में देखिए जहाँ पर n इक्वल्स टू 2 ऊर्जा स्तर की बात चल रही है, यानी कि कौन से कोश की बात चल रही है, l कोश की बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पर l की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, l इक्वल्स टू हो जाएगा एक तो 0, दूसरा क्या हो जाएगा n-1 यानी कि 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर कितने उपकोश हो गए, 2 उपकोश हो गए, ठीक है। और n की वैल्यू भी कितनी थी, 2 ही थी। तो जितना n का मान होता है उतनी ही उपकोशों की संख्या होती है, ठीक है। n इक्वल्स टू 3 वाले ऊर्जा स्तर का क्या मतलब है, ये है m कोश, ठीक है, m कोश की बात चल रही है। और यहाँ पर l की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, l इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला था, 0 से लेके n-1 तक जितने भी पूर्णांक होंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें कितने उपकोश हो गए, इसमें हो गए 3 उपकोश। अच्छा पूर्णांक का मतलब यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, l के लिए तो 3 उपकोश हो गए। n इक्वल्स टू 4 यानी कि कौन सा कोश, n कोश की बात चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर l की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, 0 से लेके n-1 तक की सभी वैल्यूज, तो 0 1 2 3, ठीक है। n-1 यानी कि 4 - 1 कितना हो गया, 3, तो 3 तक की सारी वैल्यूज 0 1 2 3। और कितने उपकोश हो गए, यहाँ पर 4 उपकोश हो गए, ठीक है। ऐसे ही आप आगे के ऊर्जा स्तरों के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ये सब बताने का मेरा एक उद्देश्य है, इसके थ्रू मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। यहाँ पर जो हम लोग ये उपकोशों की बात कर रहे हैं ना, तो जो l का हर एक मान है, देखिए यहाँ पर 0 0 0 0, ऐसे ही 1 1 1, ऐसे ही कहीं पे 2 आ रहा होगा, कहीं पे 3 आ रहा होगा। तो जो l का हर जगह पर एक मान है वह एक विशिष्ट उपकोश को दिखाता है, और उन उपकोशों के नाम क्या क्या होते हैं अब वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। इन उपकोशों के नाम होते हैं s उपकोश, p उपकोश, d उपकोश और f उपकोश, और इसके आगे भी होते हैं g उपकोश, h उपकोश, ठीक है। अभी फिलहाल हमारे लिए इतना जानना जरूरी है तो हम इतना ही जानेंगे, ठीक है। तो देखिए जहां पर भी s उपकोश की बात आए तो वहां पर आपको एकदम ध्यान में आ जाना चाहिए कि l की वैल्यू होगी 0, ठीक है। तो जहां पर भी l इक्वल्स टू 0 की बात चलेगी तो इसका मतलब है s उपकोश की बात हो रही है, ठीक है। p उपकोश के लिए जो l का मान है वह होता है 1, ठीक है। ऐसे ही d उपकोश के लिए जो l का मान होता है वह होता है 2, ठीक है। और ऐसे ही f उपकोश के लिए जो l का मान होता है वह होता है 3, और l इक्वल्स टू 4 हो जाएगा g उपकोश के लिए, l इक्वल्स टू 5 हो जाएगा h उपकोश के लिए, और इसी प्रकार से, ठीक है। तो इतना हम लोगों को समझ में आ गया कौन कौन से उपकोश की बात हमने कर ली, s, p, d और f की। s के लिए l का मान है 0, p सब शेल के लिए l का मान है 1, d सब शेल के लिए l का मान है 2, और f सब शेल के लिए l का मान है 3। तो इतना हम लोग को समझ में आ गया दिगंशी क्वांटम संख्या के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोगों ने बना ली है एक टेबल, और इस वाली टेबल की हेल्प से ही हमें इस टेबल को फिल करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं n का मान। तो n की अलग अलग वैल्यूज के लिए हम बाकी सारी चीजें ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर n का मान अगर हमें पता होगा तो l के मान हम लोग पता कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है।
और L के मान जब हमें मालूम होंगे तो हम लोग क्या बता सकते हैं, यहाँ से हम लोगों ने क्या पता करना सीखा है, उपकोष, है ना। L के किस मान के लिए कौन से उपकोष की हम बात कर रहे हैं या सब शेल की हम बात कर रहे हैं वो हमने सीखा है। तो उपकोषों के नाम वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उपकोषों की संख्या, ठीक है, कितने उपकोष होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इस प्रकार से इस टेबल को फॉर्म कर लिया है। अब हम लोग को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम n का मान और l के मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो n का मान हम लोग 1 रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे और 4 रख के देखेंगे, और इनके लिए l के मान हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिए n इक्वल्स टू 1 के लिए l के कितने मान आएंगे, कितनी संख्याएं होंगी उपकोषों की, एक ही तो संख्या होगी, जितना n का मान होता है उतनी ही उपकोष की संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर l का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से लेके n-1 तक मान हो सकते हैं, ठीक है। n का मान अगर 2 हो जाए तो l के मान क्या क्या हो सकते हैं, 0,1, ठीक है। n का मान अगर 3 हो जाए तो l के मान क्या क्या हो सकते हैं, 0,1,2। ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं और कई बार दोहरा चुके हैं ना, ठीक है। तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इसको ज्ञात कर रहे हैं। 0 से लेके n-1 तक की सारी वैल्यूज ही l के मान प्रदर्शित करेंगी। तो यहाँ पर n-1 कितना होगा, 3-1 यानी कि 2, और 0 से लेके 2 के बीच में कितने नंबर आते हैं, एक ही तो नंबर आता है, 1, तो 0, 1, 2, क्योंकि धनात्मक पूर्णांकों की बात चल रही है, ठीक है। वैसे ही n इक्वल्स टू 4 के लिए 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब ज्ञात करना है हमें उपकोषों के नाम, तो इसको अब ध्यान से सीखना है। तो देखिए L इक्वल्स टू 0 का मान जहां पर होता है तो हम S उपकोष की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग इसको लिख लेंगे S, ठीक है, क्योंकि L इक्वल्स टू 0 है, और जो N का मान होता है उसे हम यहाँ पर आगे से लिखते हैं, ठीक है। तो ये उपकोष का नाम हो गया 1S, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए याद कीजिए, इजी लग रहा होगा, सीख जाएंगे तो मजा आएगा इसको लिखने में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 0 और 1 दो वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इसमें जो उपकोष होंगे उनके भी 2 नाम आएंगे, ठीक है। 0 वाले के लिए जो उपकोष है वह क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही 1 वाले के लिए जो उपकोष हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा P उपकोष, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला था, जो n का मान होता है वह इनके आगे से लिखा जाता है। तो यहाँ पर n का मान कितना है, 2 है, तो ये हो गया 2s और 2p, ठीक है, इजी है ना। तो देखिए अब n इक्वल्स टू 3 के लिए l के 3 मान आए हैं, 0, 1, 2, ठीक है। तो सबसे पहले तो उपकोषों के नाम लिखते हैं। तो l इक्वल्स टू 0 पर उपकोष का नाम क्या होना चाहिए, s, ठीक है। वैसे ही L इक्वल्स टू 1 पर उपकोष का नाम क्या होना चाहिए, P। वैसे ही L इक्वल्स टू 2 पर उपकोष का नाम क्या होना चाहिए, D, ठीक है। और क्या बताया गया है कि इनके आगे से हम लोग क्या लिखते हैं, जो N का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3S, 3P, 3D, ठीक है। वैसे ही 0, 1, 2, 3 के लिए लिखिए, 0 पर कौन सा उपकोष है, S है, ठीक है। L इक्वल्स टू 1 पर किस उपकोष की बात चल रही है, P उपकोष की बात चल रही है। L इक्वल्स टू 2 पर कौन से उपकोष की बात चल रही है, D उपकोष की बात चल रही है। L इक्वल्स टू 3 पर कौन से उपकोष की बात है, F उपकोष की बात है, यहाँ पर लिखे हैं हम लोगों ने, ठीक है। और N की वैल्यूज इनकी आगे से हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो N का मान कितना है, यहाँ पर 4 है, तो 4S, 4P, 4D, 4F, इतना आसान सा तो है, ठीक है। अब इनके नाम पता चल गए, उपकोषों की संख्या तो आप लोगों को पहले से ही ज्ञात करना पता है कि कैसे ज्ञात करते हैं। जितना n का मान होगा उतने ही उपकोष होंगे। यहाँ पर n का मान कितना है, 1 है, उपकोष कितने हैं, देखिए 1 ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1। वैसे ही यहाँ पर n का मान 2 है, उपकोष यानी कि सब शेल भी कितने हैं, 2 ही हैं, तो ये हो गया 2, ठीक है। वैसे ही n का मान 3 है, उपकोष कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पर उपकोषों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। वैसे ही n का मान 4 है, उपकोषों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है।
तो आप लोग सीख रहे हैं कुछ। उपकोषों के नाम लिखना भी आप लोगों ने सीख लिया, उपकोषों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो भी सीख लिया। किसके माध्यम से? द्विगंशी क्वांटम संख्या के माध्यम से, और प्लस किसके माध्यम से? मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के माध्यम से। अभी कुछ और बातें भी इसी में सीखनी है, ठीक है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग होता है यानी कि कैपिटल L, उसके बारे में भी बताती है द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी कि एजीमिथल या सब्सिडियरी या ऑर्बिटल एंगुलर या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर यानी कि स्मॉल l। तो ये जो हम लोग कैपिटल L बोल रहे हैं ये है कक्षीय कोणीय संवेग किसका? इलेक्ट्रॉन का। और जो स्मॉल l है वह क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब ये कैसे बताएगी इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये होता है बराबर √L L+1। ये स्मॉल l क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ठीक है। तो √L L+1 इंटू, अब ये h/2π जो है ये अंडर के बाहर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग यानी कि कैपिटल L का मान, ठीक है। तो अब जो हमने जो मुख्य कक्षक देखे थे ना, उपकोष देखे थे SPDF, उनके लिए हम लोग ज्ञात करेंगे इसका मान। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे S उपकोष के लिए। S उपकोष के लिए L का मान कितना होता है? यहाँ पर जो L का मान होता है वह होता है 0। और यहाँ पर जब आप लोग कैपिटल L यानी कि कक्षीय कोणीय संवेग का मान ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 0, 0+1 इंटू h/2π, ठीक है। तो क्योंकि 0 है तो 0 किसी के भी साथ में गुणा होगा तो ये क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो S उपकोष के लिए जो L का मान है, स्मॉल l का मान भी 0 होता है, और जो कक्षीय कोणीय संवेग है उसका मान भी कितना आ गया? 0 ही आ गया है, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करेंगे किसके लिए? P उपकोष यानी कि P सबशेल के लिए। P उपकोष के लिए जो L का मान है वह कितना होता है? ये होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल L का मान ज्ञात कीजिए, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 इंटू 1+1 इंटू h/2π, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है? ये 1+1 2 हो गया और 2 1 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया √2 इंटू h/2π, किसके लिए? P उपकोष के लिए, ठीक है। अब हम लोग ज्ञात करते हैं D उपकोष के लिए, ठीक है। तो D उपकोष के लिए L का मान कितना होता है? L का मान होता है 2, ठीक है। और कैपिटल L, इसका मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 2+1, ठीक है, मल्टीप्लाई h/2π, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 2+1 3, 3 2 6, तो ये हो गया √6 इंटू h/2π, ठीक है। ऐसे ही ज्ञात कीजिए F उपकोष के लिए। तो F उपकोष के लिए L का मान कितना होता है? अभी तक तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो F उपकोष के लिए L का मान होता है 3। तो कैपिटल L यानी कि कक्षीय कोणीय संवेग, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √L की जगह पर पुट कीजिए, कितना है? 3, फिर से L यानी कि 3+1, ठीक है, इंटू h/2π, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो गया? 3+1 4 एंड 4 3 12, तो √12 इंटू h/2π, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गई आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। ये जो द्विगंशी लिखा गया है इसको आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, द्विगंशीय, ठीक है। और जो लिखा गया है वैसे भी लिख सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी है, दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो आपने सीख लिया दूसरा क्वांटम संख्या या दूसरे क्वांटम नंबर के बारे में, जिसका नाम है द्विगंशी क्वांटम संख्या या फिर एजीमिथल क्वांटम संख्या, जिसको ही बोला जाता है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर एंड एंगुलर क्वांटम नंबर, और इसे स्मॉल l से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बारे में बताया था सोमरफील्ड ने,
ठीक है, तो आप इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर अगले लेक्चर में हम जो तीसरी क्वांटम संख्या है यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसके बारे में जानेंगे। अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।